श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल अविरल ज्ञान गंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको तिथि और वार के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों की और तिथि, वार और नक्षत्रों के संयोग से निर्मित होने वाले योगों के। तो पहले हम चर्चा करते हैं नक्षत्रों की। नक्षत्र अश्विनी से लेकर रेवती तक कुल 27 होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा इत्यादि। हर नक्षत्र 4 भागों में विभाजित होता है। उसे नक्षत्र के चरण कहते हैं और नक्षत्र के जिस चरण में बालक का जन्म होता है उस अक्षर पर उसका नाम रखा जाता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण के 4 अक्षर हैं च, चू, चे, ला। यदि चौथे चरण का जन्म है तो ला आता है, च, चू, चे, ला, ल अक्षर से नाम आएगा। उसी प्रकार रेवती नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो रेवती नक्षत्र के 4 अक्षर हैं दे, दो, चा, ची। अब रेवती नक्षत्र का यदि तृतीय चरण है तो अक्षर आता है चा, तो च अक्षर से बालक का नाम रखा जाएगा। तो कुल नक्षत्र 27 है। एक अभिजीत जो है वो 28वां नक्षत्र माना गया है। इसमें उत्तराषाढ़ा का अंतिम चरण और श्रवण का प्रथम चरण काउंट होता है। तो ये थी नक्षत्रों की बात। और ये नक्षत्र, एक बात और आपको बता दूं कि 2.25 नक्षत्र से मिलकर एक राशि बनती है। 12 राशियां हैं जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। पर अभी क्योंकि नक्षत्र है तो ये बताना जरूरी है कि 2.25 नक्षत्र मिलकर एक राशि बनती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं तिथि, वार और नक्षत्रों के संयोग से बनने वाले योगों की। तो बात करेंगे हम सिद्धा तिथि एवं सर्वार्थ सिद्धि योग। सिद्धा तिथि एवं सर्वार्थ सिद्धि योग, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो मंगलवार के दिन यदि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि हो तो सिद्धा तिथि कहलाती है। बुधवार के दिन द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि हो तो सिद्धा कहलाती है। गुरुवार के दिन पंचमी, दशमी या पूर्णिमा तिथि हो तो सिद्धा होती है। शुक्रवार के दिन प्रतिपदा, षष्ठी या एकादशी तिथि हो तो सिद्धा तिथि कहलाती है। और शनिवार के दिन चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी तिथि हो तो सिद्धा तिथि कहलाती है। इसके अतिरिक्त कुछ वार के दिन यदि विशेष तिथि आती है तो उनका विशेष महत्व है। जैसे रविवार के दिन यदि षष्ठी और सप्तमी हो तो वो श्रेष्ठ है। सूर्य आराधना के लिए षष्ठी और सप्तमी तिथि, सप्तमी का व्रत किया जाता है सूर्य की आराधना के लिए। बिहार में सूर्य षष्ठी का व्रत किया जाता है। तो रविवार के दिन यदि षष्ठी और सप्तमी तिथि हो तो वो संयोग उत्तम होता है। उसी प्रकार से बुधवार के दिन चतुर्थी हो तो गणपति आराधना के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि बुधवार गणपति का दिन है। मंगलवार के दिन यदि तृतीया या नवमी तिथि हो तो ये भी अपने आप में श्रेष्ठ है। मंगलवार जो है दुर्गा का वार माना जाता है और तृतीया और नवमी तिथि के दिन यदि मंगलवार हो और उस दिन यदि दुर्गा की आराधना की जाती है तो श्रेष्ठ फलदायी सिद्ध होती है। इसी प्रकार से सोम प्रदोष और भोग प्रदोष का अपना एक महत्व है। अब ये प्रदोष क्या है? प्रदोष तिथि, तो त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि कहते हैं। अब ये जो तिथि है शंकर भगवान के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, शंकर की आराधना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो प्रदोष का तिथि का व्रत करता है, उपवास करता है, उस पर भोलेनाथ
बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब ये प्रदोष तिथि रहती कब है? तो त्रयोदशी तिथि सायंकाल के प्रदोष काल के वक्त यदि रहे, उस समय प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो सुबह जो है वो द्वादशी रहेगी और बाद में त्रयोदशी रहेगी। और प्रदोष काल किसे कहते हैं? तो प्रदोष काल सायंकाल 4 घटी, सूर्यास्त से 4 घटी तक का समय, 4 घटी यानी 96 मिनट। सूर्यास्त आपका 6 बजे हो रहा है, तो 6 से 7 और फिर 7:30 और 7:36 तक, तो 6 बजे से लेके 7:36 तक प्रदोष काल रहेगा। और इस काल में भगवान शिव की, शंकर की, भोले की आराधना परम सिद्धिदायक है, फलदायक है। तो ये हो गया प्रदोष काल का महत्व और प्रदोष तिथि। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की। नक्षत्रों के साथ वार के संयोग से जो योग बनता है उसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। नक्षत्र प्लस वार, कोई विशेष नक्षत्र विशेष वार के दिन। अब कौन सा नक्षत्र किस वार के दिन आए तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सोमवार के दिन रोहिणी, मृगशिर, पुष्य, अनुराधा या श्रवण नक्षत्र हो तथा द्वितीया या एकादशी तिथि ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। मंगलवार के दिन अश्विनी, कृतिका, अश्लेषा या उत्तराभाद्रा नक्षत्र हो तथा द्वितीया, नवमी या द्वादशी तिथि ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। बुधवार को कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, हस्त या अनुराधा नक्षत्र हो परंतु सप्तमी, नवमी या एकादशी तिथि ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। गुरुवार को अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा या रेवती नक्षत्र हो तो बिना किसी अपवाद के सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। शुक्रवार के दिन अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्र होने पर बिना किसी अपवाद के सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। शनिवार को रोहिणी, स्वाति या श्रवण नक्षत्र हो और एकादशी या त्रयोदशी तिथि ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। रविवार के दिन अश्विनी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, मूल, अनुराधा या उत्तरा भाद्रा नक्षत्र हो और तृतीया या प्रतिपदा तिथि ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। अब ये सर्वार्थ सिद्धि योग का महत्व क्या है? यदि सर्वार्थ सिद्धि योग किसी दिन बन रहा है तो उस दिन कोई भी काम हम आंख बंद करके कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्वार्थ सिद्धि योग का महत्व है। इन सब के अलावा कुछ विशेष दिन, विशेष नक्षत्र के रहने पर भी एक विशेष योग निर्मित होता है। जैसे रवि पुष्य योग, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र के सहयोग से बनता है। इसी प्रकार से गुरु पुष्य होता है, सोम पुष्य योग होता है, शनि पुष्य योग होता है, रवि हस्त योग होता है और भौम अश्विनी, मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो तो उसका विशेष महत्व है। तो ये सारी जो चीजें हैं तिथि, वार और नक्षत्र के सहयोग से बनने वाले महत्वपूर्ण योग है और ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके अलावा 27 योग होते हैं और 11 करण होते हैं जो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी कुछ व्यतिपात योग होता है जो कि हमें छोड़ देना चाहिए। इंद्र योग अच्छा होता है,
इस प्रकार से पालव वगैरह करण भी होते हैं। तो ये जो पंचांग के 5 अंग हैं, आज हम इस चैप्टर का समापन करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा रोचक जानकारियाँ आपको ज्योतिष के संबंध में दूंगा। आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अविरल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री कृष्ण।